रूपकुंड ऊंचे हिमालय में स्थित नर कंकालों से भरी एक रहस्यमयी झील। आज मैं जाने वाली थी अपनी जिंदगी के सबसे लंबे और डिफिकल्ट हिमालयन ट्रैक पर। सैकड़ों लोगों के इस झील में डूबने की अलग अलग कहानियां हो या फिर ट्रैक पर आने वाले जगहों के नामों से जुड़ी अनोखी मान्यताएं। बगल में अच्छा वो धार के तरफ 6 दिनों तक अलग अलग पड़ावों, नज़ारों और मौसमों से गुजरने का अनुभव हो या फिर कपकपाती ठंड में खड़ी चढ़ाई को पार कर त्रिशूल पर्वत की गोद में बसे इस रूपकुंड तक पहुंचने का संघर्ष। आज भी कई अनसुलझे रहस्यों से भरी है यह नर कंकालों की झील। बहुत बड़ा था ये। इससे भी दब गया। अच्छा। रूपकुंड ट्रैक के लिए मैं सबसे पहले लोहाजंग पहुंच गई। लोहाजंग उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है जो ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूर है और यहीं से शुरू होता है रूपकुंड ट्रैक। अगले दिन सुबह 8 बजे मैं ट्रैक के लिए रेडी थी। रूपकुंड का ट्रैक काफी लंबा व डिफिकल्ट है जिसके लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है और मेरे साथ इस ट्रैक पर थी रफ्तार एडवेंचर की टीम। आज के ट्रैक के लिए मेरे गाइड थे बलबीर राणा जी जो रूपकुंड जैसे डिफिकल्ट ट्रैक्स के एक्सपर्ट हैं। आप आ रहे होंगे ना, मत वो जल्दी वो मत करना जितना। कल आए थे ना 2 लोग। हमारी टीम के दूसरे मेंबर थे त्रिलोक जी। त्रिलोक जी को यहाँ के हर रास्ते का सालों का एक्सपीरियंस है और इसीलिए ये हमारे टीम लीडर भी होने वाले थे। रूपकुंड ट्रैक्स में सारा रहने व खाने का सामान यहीं से लेकर जाना होता है और इसके लिए हमारे 2 तगड़े पोर्टर थे, मिस्टर कालू और मिस्टर भालू। इन्हें लीड कर रहे थे इनके मालिक राम सिंह जी और उनके असिस्टेंट मदन जी। हमारे साथ एक कुक भी जाने वाले थे जो थे हरेंद्र। 8:30 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ से 6 किलोमीटर की ड्राइव कर एक कुलिंग नाम के गांव पहुंच गए और यहीं से शुरू होता है रूपकुंड का पैदल ट्रैक। 7 दिनों तक चलने वाले इस ट्रैक में आज हमें यहाँ से दीदना नाम के गांव तक पहुंचना था जो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर था। 10 बजे हम कुलिंग से दीदना के लिए निकल पड़े। कुलिंग से 2 किलोमीटर के बाद अब आता है अखोड़ी बगड़। यहाँ पर कुछ मिट्टी पत्थर के बने घर हैं। ये लोग सिर्फ मॉनसून के सीजन में ही यहाँ रहने आते हैं। अभी यहाँ लोग रहते हैं? हाँ। पहले यहाँ अखरोट के काफी पेड़ हुआ करते थे जिसकी वजह से ही इस जगह का नाम अखोड़ी बगड़ पड़ा। अब हमें एक पानी का सोर्स मिला तो हमने अपनी बॉटल्स भर ली। अभी तक यहाँ का रास्ता डाउन का था
लेकिन अब थोड़ा आगे बने एक पुल को पार करने के बाद दीदना तक का अगला 3 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ाई वाला होने वाला था। टोटल 4 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब हमने अपना पहला ब्रेक लिया। बलबीर जी अपने साथ कुछ फ्रूटी लेकर आए थे तो हम वही पीने लगे और साथ ही शुरू हुई त्रिलोक जी और बलबीर जी के बीच मस्खरी। और आएगा ये बैठा लूंगा तो ये भी मेरे पास ही देना है। दिया तूने किसी बात दूंगा उसको तो भर के देते उसको। 12 बजे हम दीदना अपने होम स्टे में पहुंच गए। तो मैं अभी अपने होम स्टे के बाहर बैठे धूप सेक रही हूँ। वैसे ठंड नहीं है यहाँ ज़्यादा। तो आज का जो ट्रैक था वो था लगभग 6 किलोमीटर का, जिसे हमने 2.5 घंटे में कर लिया। तो आज इतनी थकान नहीं है और साथ ही पूरा दिन पड़ा है दीदना गांव देखने के लिए। थोड़ी देर बाद ही राम सिंह जी कालू और भालू के साथ हमारा सामान लेकर पहुंच गए। आज हम सभी का स्टे यही होने वाला था। आज के बाद अगले 4-5 नाइट का हमारा स्टे अब टेंट्स में ही होने वाला था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हम ब्रेकफास्ट करके रेडी थे, क्योंकि आज हमें 12 किलोमीटर का ट्रैक कर यहाँ से आली बुग्याल नाम की जगह पर पहुँचना था। आठ बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। कोई आधा किलोमीटर जाने के बाद ही आज का रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता है। बड़े बड़े पेड़ों के बीच अब छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल भी दिखने लगे थे। दो किलोमीटर जाने के बाद बलबीर जी ने मुझे झूला घास दिखाई, जो इन घने जंगलों में उगती है। उन्होंने बताया कि यह घास गरम मसालों, पेंट आदि में यूज होती है और यह घास 400 रुपए पर किलो बिकती है। बहुत महंगी चीज है। और ये राम नगर में 400 रुपये 450 रुपये किलो। थोड़ी दूर ही अब हमें एक पानी की धारा मिल गई। हमने अपनी बोतलें फिल कर ली और पानी पीकर वहीं रेस्ट करने लगे। नीचे से अब बाकी की टीम भी पहुंच चुकी थी। हमारे सामने ही एक चिड़िया इस धारे के पास आकर गंगा स्नान करने लगी। अब आगे एक बार फिर से एक छोटा बुग्याल दिखने लगता है। इस पर कुछ गाय और बैल घास चर रहे थे। मेरे हाथ में कैमरा देख एक गाय ने भी पोज दे ही दिया। इस जगह का नाम था तोल पानी। आली बेदनी ट्रैक पर आने वाले कुछ ट्रैकिंग कंपनीज यहाँ भी अपने कैंप्स लगाते हैं। ये छोटे छोटे लकड़ी के बने जो घर दिख रहे हैं आपको, इन्हें कहते हैं छाने। लकड़ी और घास के बने इन छप्परों में
आसपास के गांव के चरवाहे अपने जानवरों को रखते हैं और इमरजेंसी में ट्रैकर्स भी इन छानियों का सहारा लेते हैं। जय मां नंदा। तोल पाने के बाद अब आज के दिन की चढ़ाई शुरू हो जाती है। अगले 2 किलोमीटर का रास्ता अब खड़ी चढ़ाई से होकर जाता है। और अब इस खड़ी चढ़ाई को पार करने के बाद एक ढाबा दिखता है। इस पूरे रूपकुंड के ट्रैक में यही इकलौता ढाबा था और इस जगह को खान टॉप कहते हैं। हम यहाँ चाय पानी के लिए रुक गए। तो यहाँ अंदर ढाबे में बैठी हूँ मैं और ये मेरे हाथ में है ऑरेंज जूस। यह ढाबा सुनील जी का था। हम थोड़ी देर वहां बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने मुझे मेरी आवाज से पहचान लिया और बोले कि मैं आपकी ट्रैकिंग वीडियोस देखता हूँ। इनका ये भी वो कर देना। मैंने बोला ये मैडम की आवाज तो मैंने फोन में सुनी है। हम यहाँ पर लगभग आधा घंटा बैठे रहे और फिर एक बार हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह पर काफी लकड़ियां जली थी। बलवीर जी ने इसकी एक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि काफी साल पहले एक बुजुर्ग महिला यहाँ की यात्रा पर आई थी, जिन्हें खोपड़ी बुढ़िया कहते थे। इस ट्रैक पर वो इसी स्थान पर मर गई और उनका यहीं पर अंतिम संस्कार किया गया और इसीलिए आज भी आने जाने वाले ट्रैकर्स इसी जगह पर छोटी छोटी लकड़ियां चढ़ाते हैं। खान टॉप से 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब आली बुग्याल स्टार्ट होने लगता है और यहीं पर अब ट्री लाइन भी खत्म हो जाती है। एक के बाद एक हमने आली बुग्याल के कई भाग पार कर लिए। 1 बजे हम लंच के लिए बुग्याल में ही बैठ गए, जो हम दीरना से ही पैक करवा के लाए थे। अभी तक हम कोई 8 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके थे। लंच ओपन करते ही पैकिंग का सामान उड़ने लगा और मैं उन्हें पकड़ने के लिए भागने लगी। लंच करने के बाद मैं वहीं पर थोड़ा देर लेट गई। यहाँ से अब थोड़ा थोड़ा फूल भी दिखने लगे थे। दिन में लगभग 2-3 बजे अब हमें अपना कैंप साइट नजर आने लगा था। यहाँ पर काफी हिमालयन ईगल भी दिख रहे थे। बाद में पता चला कि आज सुबह ही बाघ ने यहाँ पर एक गाय मारी थी, जिस वजह से इनका झुंड भी यही मंडरा रहा था। 3 बजे हम अपने कैंप साइट पर पहुंच गए। यहाँ पर वन विभाग ने कुछ टिन के छपरे बनाए हैं। इसी में से एक हमारा किचन टेंट बनने वाला था। वैसे इन बुग्यालों में कैंपिंग करना बैन है, लेकिन अचानक खराब मौसम के चलते हमारी टीम को यह टिन शेड यूज करना पड़ा। दीरना से लगभग 11.5 किलोमीटर का ट्रैक कर पहुंच चुकी हूं मैं अपने कैंप साइट पर
और आज रात के लिए ये है मेरा टेंट। और अब मैं आपको जो है टेंट अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं बैठ गई हूँ टेंट के अंदर और पहली बार मुझे टेंट में जो है तकिए नसीब हुए हैं, तो इन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले बाकी की टीम ने किचन और टेंट सेट कर दिया था। यहाँ पहुँचते ही हमने सबसे पहले चाय पी। रूपकुंड काफी डिफिकल्ट और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है जिसमें कई मेडिकल प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो रफ्तार एडवेंचर की टीम अपने साथ हमेशा एक मेडिकल किट लेकर चलती है जिसमें बीपी मशीन, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि होते हैं। तो जगह जगह पर हम सबका चेकअप भी होता रहा। क्लिनिक अभी खुला ही था कि तेज तूफान आ गया और सारी दवाइयां चारों तरफ उड़ने लगी। सारी टीम दवाइयों को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगे। तो मैंने भी दिखावे के लिए वहीं पर पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर उठा लिया। रात को यहाँ ठंड काफी बढ़ गई और तेज हवाएं चलने लगी। 9 बजे हम अपना डिनर करके सो गए। अगली सुबह उठी तो टेंट से बाहर आते ही एक नए दोस्त के साथ मुलाकात हुई जो थे मिस्टर टुन्नू। और मिस्टर टुन्नू जल्द ही मेरी बातों से इरिटेट भी हो गए। सात बजे ही हमारा नाश्ता भी रेडी होने लगा। आज है डे 3 और हम शुरू करने वाले हैं आज का ट्रैक। तो चलिए चलते हैं। 7:30 बजे नाश्ता करके मैंने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। बाकी की टीम अभी पैकिंग करने में बिजी थी तो मैं थोड़ा आगे निकल गई। आज हमें यहाँ से 7 किलोमीटर का ट्रैक कर पातर नचुनिया नाम की जगह पर पहुँचना था। आगे जाते एक छोटे से बुग्याल में भेड़ व बकरियों का एक झुंड दिखा। यह 7 किलोमीटर का ट्रैक ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन तेज ठंडी हवाओं और कम ऑक्सीजन के कारण यह थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला था। हरे रंग के अलग अलग शेड्स के बीच से निकलते अब आप पहुंचते हैं बेदनी बुग्याल, जो हमारे कैंप साइट से 2 किलोमीटर दूर था। आली बेदनी बुग्याल एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल माना जाता है। यहाँ पर अब बलबीर जी और त्रिलोक जी भी पहुंच चुके थे। इस ट्रैक पर अब बेदनी बुग्याल से आगे फूलों का रास्ता भी शुरू हो जाता है। अब बर्फीली ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई थी। बीच बीच में ये हवाएं इतनी तेज हो जाती कि हम एक ही जगह पर ठंड से खड़े हो जाते। थोड़ा आगे जाकर हम रेस्ट के लिए बैठ गए और बलबीर जी ने अपने जादुई बैग से फिर 3 फ्रूटी निकाली। डीजल वाला है या पेट्रोल वाला है? हाँ, अभी चलने में 4:30 हो गया।
थोड़ी देर में अब बाकी की टीम भी वहां पहुंच गई। बाकी की टीम हमसे बाद में अपना ट्रैक शुरू करती, लेकिन हम तीनों से पहले ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती। ट्रैक पर चलते हुए बलबीर जी ने मुझे एक घास खिलाई जो एक मेडिसिन के रूप में काम करती है। इसे काटुकी कहते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ जब किसी को बुखार, पेट दर्द या सर दर्द होता है तो यह दवा काफी इफेक्टिव होती है। ये पेट के लिए भी होता है। अच्छा। और ये सर के लिए वो दर्द होता है ना। अच्छा। ये तो बहुत दिखता है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। आली बुग्याल से 5 किलोमीटर बाद अब एक छोटा सा पड़ाव आता है जिसे घोड़ा लौटानी कहते हैं। और घोड़ा लौटानी से ही आपको दिखने लगते हैं हिमालय के मनोरम दृश्य। ठीक सामने आपको नंदा घुंटी के दर्शन होते हैं। ठीक उसके दाहिनी तरफ दिखता है त्रिशूल 1 और त्रिशूल 2। घोड़ा लौटानी के नाम की बात करें तो एक कहानी के अनुसार एक राजा थे यश धवन। कहते हैं कि वो मां नंदा की तीर्थ यात्रा पर यहाँ आए थे, लेकिन इस जगह से आगे का रास्ता इतना मुश्किल था कि उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया और यहीं से लौट गया। तब से इस जगह का नाम घोड़ा लौटानी पड़ गया। हमारा आज का अब केवल 2 किलोमीटर का ही ट्रैक बचा था और अभी पूरा दिन पड़ा था, तो हम आराम से यहाँ पर बैठ गए। मैं तो अभी तक तो घोड़ा लौटानी से पातर नचुनिया के लिए अब अगले 2 किलोमीटर का ट्रैक फ्लैट ही था। दिन में 1 बजे हम पातर नचुनिया पहुंच गए। रास्ते से नीचे अब हमें अपने टेंट्स दिखने लगे थे। पानी वहीं पर अवेलेबल था तो टेंट को मेन रास्ते से थोड़ा दूर लगाना पड़ा। कैंप के पास पहुंचकर बलबीर जी ने अगले दिन का रास्ता दिखाया और इस रास्ते को देख लगा मुझे तगड़ा झटका, क्योंकि कल यहाँ से एक पूरी पहाड़ी को पार कर उसके टॉप पर पहुंचकर फिर आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक और करना था। रास्ते की चढ़ाई देख मैं यही सोचती रही कि कल को ये ट्रैक हो भी पाएगा या नहीं। शाम को अचानक ही मौसम बिगड़ गया। चारों तरफ कोहरा व बर्फीली हवाएं चलने लगी। 1-2 बार टेंट भी उखड़ गया। रात को 8 बजे ही मुझे टेंट में डिनर दे दिया गया। सुबह उठी तो कोहरा और तेज हवाएं चालू ही थी। रात में काफी बारिश भी हुई, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया था। हमारी टीम सुबह 5 बजे से ही ब्रेकफास्ट रेडी करने में लग गई थी। हर रोज शाम यहाँ बारिश हो रही थी, तो हम दिन तक ही आज के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते थे।
सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करके हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। मैं बलबीर जी और त्रिलोक जी के साथ आगे निकल गई। बाकी की टीम टेंट समेटकर और टेंट के आसपास की सफाई कर पीछे से आने वाले थे। आज हमें पातर नचुनिया से बागुबासा नाम की जगह पर पहुंचना था और फिर उसके अगले दिन रूपकुंड के लिए ट्रैक करना था। यहाँ पातर नचुनिया में भी वन विभाग ने कुछ टिन के हट्स बनाए हैं। अभी ये सब घने कोहरे में ढके हुए थे। पातर नचुनिया से आगे बढ़ते हुए अब कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म सी थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आधा किलोमीटर बाद एक छोटे से मंदिर के दर्शन हुए, जो मां नंदा देवी का मंदिर था। इस रूपकुंड ट्रैक की एक और खास बात यह है कि उत्तराखंड में होने वाली नंदा देवी राजात यात्रा इसी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ती है। नंदा देवी राजात यात्रा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा मानी जाती है, जो 20 से 25 दिन तक चलती है और यह हर 12 साल में एक बार होती है। यह यात्रा उत्तराखंड के अलग अलग पड़ावों से आकर रूपकुंड से 7 किलोमीटर आगे ऊंचे हिमालयन क्षेत्र में खत्म होती है। सुबह 8 बजे अब हल्की सी धूप खिलने लगी। आसपास का एरिया सुनहरे रंग में ढक गया। धूप देखकर थोड़ा अच्छा फील हुआ। एक किलोमीटर आगे जाने के बाद बलबीर जी ने हमें इस जगह की एक स्टोरी बताई कि इस जगह का नाम पातर नचुनिया क्यों है। कहते हैं कि राजा धवल, जिनके घोड़े घोड़ा लौटाने से ही वापस चले गए थे, वो अपनी नंदा देवी यात्रा के दौरान अपनी रानी व सेवकों के साथ यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इसी स्थान पर कैंप्स लगाए। उनके समूह में कुछ नाचने गाने वाली दासियां भी थी, जिन्हें लोकल भाषा में पातर कहा जाता है। माना जाता है कि उन पात्रों ने यहाँ नाच गाकर इतना हुड़दंग मचाया कि मां नंदा के क्रोध से वो नचनिया यहीं गड्ढों में समा गई। आज भी ऐसे 3 गड्ढे यहाँ दिखाई देते हैं और इसी वजह से इस जगह का नाम पातर नचुनिया पड़ा। आगे बढ़ते हुए यह रास्ता मुझे मेरे रुद्रनाथ ट्रैक की याद दिला रहा था। ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों के बीच से कटता रास्ता, नीचे वैली से उड़ता कोहरा और सुबह सवेरे के धूप की चमक। जिस रास्ते को देख मैं पहले दिन डर गई थी, अब वह थोड़ा आसान लगने लगा था। अब इस ट्रैक पर चढ़ाई तो थी ही, साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम था, जिससे सांस जल्दी फूलने लगती। लगभग 2 किलोमीटर ट्रैक के बाद बलबीर जी मेन रास्ते को छोड़ सीधा खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहले मुझे लगा कि रास्ता कहीं यही तो नहीं, लेकिन फिर पता चला कि वह कीड़ा जड़ी ढूंढने जा रहे थे। कीड़ा जड़ी एक बहुमूल्य जड़ी है जो इन ऊंचे हिमालयन क्षेत्र में ही मिलती है और यह जड़ी 12 से 15 लाख रुपए किलो बिकती है।
पातर नचुनिया से 3 किलोमीटर बाद अब आता है एक खास पड़ाव जिसे कलवा विनायक कहते हैं। यहाँ पर भगवान गणेश का एक छोटा सा मंदिर है जिसमें उनकी काले रंग की मूर्ति स्थापित है और इसीलिए इस जगह को कलवा विनायक कहते हैं। लास्ट 3 किलोमीटर की चढ़ाई काफी खड़ी थी, तो हम यहाँ थोड़ा रेस्ट के लिए बैठे और मंदिर के दर्शन भी किए। हम यहाँ पर रेस्ट कर ही रहे थे कि बलबीर जी के सैटेलाइट फोन पर मैसेज आया कि हमारे साथ रूपकुंड का जो एक दूसरा ग्रुप था वो पातर नचुनिया से आगे की चढ़ाई में थोड़ा हेल्थ इश्यू फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अब रूपकुंड का ट्रैक कैंसिल कर वहीं से वापस आली बुग्याल जाने का डिसाइड कर लिया था। ना तो देख लो आप, सामान तो अब ऊपर के लिए भी चाहिए, नीचे ना तो यहीं नहीं आ पा रहे होंगे ना, मत वो जल्दी वो मत करना ना। कल आए थे ना 2 लोग, हाँ वापस आएंगे इनके बैग लेके। हाँ उनको ले जाओ, फिर सामान भी आधा वो निकाल देना यार, सामान होगा उनने डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर किया होगा ना उनने। हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में आगे ना बढ़कर वापस जाना भी एक सेंसिबल डिसीजन है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक लोकल कपल आया जो कलवा विनायक के दर्शनों के लिए आए थे। हमें भी वहां बैठे बैठे प्रसाद खाने का मौका मिल गया। ये घर का वो है चावल ये बना। खैर, भगवान गणेश का प्रसाद खाने वाले हम यहाँ अकेले नहीं थे। यहाँ पर 1 घंटे बैठने के बाद अब हमने अपने आज के डेस्टिनेशन बागुबासा के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अब अगले 2 किलोमीटर का ट्रैक फ्लैट ही था। कालू विनायक के 1 किलोमीटर बाद एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है और इसी पत्थर के नीचे एक बड़ी सी गुफा बनी है और यहीं से शुरू होता है भगवा बासा या बागू बासा। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब माँ नंदा यानी कि माँ पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश की तरफ जा रही थी, तब वह अपने वाहन शेर में यहाँ तक आई और इससे आगे पैदल ही गई। कहते हैं कि उनका वाहन शेर यहीं रुक गया और यहीं उसका वास हो गया, इसीलिए इस जगह को बाघ का वास यानी बागुबासा कहा गया। वहीं ये भी कहते हैं कि इस गुफा में पहले एक बाघ रहता था जो गुर्राते ही रहता था और इसीलिए इस जगह को बागुबासा नाम दिया गया। साढ़े 12 बजे हम अब बागुबासा कैंप एरिया में पहुंच गए। यहाँ पहुंचने की खुशी कुछ और ही थी, क्योंकि यह रूपकुंड का बेस कैंप होने वाला था। अभी हमारा टेंट्स का सामान यहाँ नहीं पहुँचा था, तो हम वन विभाग के एक टिन हट में बैठ गए और एक बार फिर से बलबीर जी ने अपने जादुई बैग से कुछ ड्रिंक्स निकाल लिए। मैं तो सीधी खा रही बस बगल में। अच्छा, वो दाल के तरह। अब हम अपने सामान के पहुंचने का वेट कर रहे थे। अभी टाइम था तो हम अगले दिन के रूपकुंड का प्लान बनाने लगे।
कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट लेकिन डिफिकल्ट होने वाला था। कभी हम बाहर धूप सेकते हुए बातें करते तो कभी ठंडी हवाओं से बचने के लिए हट में चले जाते। बागुबासा में एक किनारे पर बैठ मैं आसपास के व्यूज देखने लगी। यह जगह मुझे गौमुख के ऊपर तपोवन की याद दिला रही थी। चारों तरफ वही बड़े बड़े ग्लेशियर और बोल्डर एरिया दिख रहे थे। अब बाकी की टीम भी सामान के साथ पहुंच चुकी थी। ऐसा काफी कम होता है कि हम घोड़े व पोर्टर से पहले अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे, तो इसीलिए मैं हाथ जोड़कर उनका स्वागत करने लगी। अब बारी थी अपने टेंट्स लगाने की। बलवीर जी और त्रिलोक जी मेरा टेंट लगाने लगे तो मैं भी उनकी हेल्प करने लगी। मुझे इसका ज्यादा आइडिया तो था नहीं, तो मैं टेंट्स के पाइप्स को ही जोड़ने लगी, क्योंकि टेंट लगाने में मुझे सबसे इजी यही काम लगा। लेकिन बदकिस्मती से यह इजी काम भी मैं अच्छे से नहीं कर पाई, तो हमारी टीम ने मुझे इस जॉब से निकाल दिया और मेरी जगह राम सिंह जी को हेल्प के लिए बुला लिया। थोड़ी देर बाद हमने लंच किया। 14,000 फीट से ज्यादा की हाइट पर भी दाल चावल खाने को मिल रहे थे। इससे अच्छा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस और क्या हो सकता था। शाम को मैं टेंट के बाहर बैठ आसपास के हिमालयन पीक्स देखने लगी। हमारे अलावा यहाँ एक और ग्रुप था। शाम को अचानक ही तूफान और बारिश होने लगी और ठंड भी काफी बढ़ गई। हम डिनर करके जल्दी सो गए, क्योंकि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें रूपकुंड के लिए निकलना था। आज हम सुबह 3:30 बजे ही उठ गए थे। सुबह 4:30 बजे हमने रूपकुंड के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। पहले का थोड़ा सा रास्ता इजी था, लेकिन उसके बाद एकदम से खड़ी सीढ़ियां आ गई। ऐसा लगा कि जैसे किसी खड़े पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया हो। एक 1.5 किलोमीटर बाद अब ग्लेशियर्स आना शुरू हो जाते हैं। इनमें बर्फ काफी फिसलन वाली थी, तो हाथ पकड़ पकड़ कर इन ग्लेशियर्स को क्रॉस करना पड़ा। अभी हम 14,500-15 हजार फीट की हाइट पर आ गए थे, तो 50-100 मीटर चलने के बाद ही सांस फूल जा रही थी। बलबीर जी और त्रिलोक जी ने मेरे बैग से थोड़ा सामान निकालकर अपने बैग में डाल लिया था। इनके इस केयरिंग नेचर से मैं काफी प्रभावित हुई।
ब्रह्मताल ट्रैक के दौरान ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं रूपकुंड ट्रैक रफ्तार एडवेंचर की टीम के साथ ही करूंगी, क्योंकि ये यही लोहाजंग बेस्ड ट्रैकिंग कंपनी है जो इन रास्तों और ट्रैक्स को काफी अच्छे से जानते हैं। मुझे यह भरोसा था कि इन डिफिकल्ट ट्रैक्स में चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ये मुझे सेफली वापस ट्रैक करवा ही देंगे, जो कि बाहर की ट्रैकिंग कंपनी से एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट है। बीच बीच में जहां रास्ते में पानी बह रहा था, वह रात में माइनस टेम्परेचर की वजह से जम चुका था और यह रास्ता भी फिसलन वाला बन चुका था। इन जगहों पर कई बार मैं फिसलते फिसलते बची। हमें आज बागुबासा से 4 किलोमीटर का डिफिकल्ट ट्रैक कर रूपकुंड पहुंचना था और वहां थोड़ा देर रुककर वापस 4 किलोमीटर का ट्रैक कर लंच तक बागुबासा आना था। इस हाइट पर भी यहाँ काफी सुंदर सुंदर फूल खिले थे। अब काफी उजाला हो चुका था और आसपास के ग्लेशियर्स काफी क्लियर दिख रहे थे। बागुबासा से लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब शुरू होता है रूपकुंड ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट। अगले 1 किलोमीटर का रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई वाला था। इस पार्ट को नाग छेड़ा कहते हैं। हर 20-30 मीटर चलने के बाद मेरी सांस फूलने लगती। इस 1 किलोमीटर को क्रॉस करने में आधा घंटा लग गया। फाइनली सुबह 7 बजे हम रूपकुंड के पास पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है झील के किनारे पड़े नर कंकालों पर। थोड़ा और कदम चलने पर नजर आने लगता है बर्फ से जमा रूपकुंड। रूपकुंड के एक तरफ खड़े हैं ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स और इसके दूसरी तरफ है पत्थरों से बना एक शिव पार्वती मंदिर। रूपकुंड के नाम की बात करें तो इसकी कहानी भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी है। कहते हैं कि जब भगवान शिव और पार्वती कैलाश की तरफ जा रहे थे तो माँ पार्वती यहाँ पहुंचकर अपना श्रृंगार करना चाहती थी। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पानी के लिए एक कुंड खोदा। कहते हैं कि इस कुंड में पानी इतना साफ था कि उसके पानी में माँ पार्वती अपना सुंदर रूप देख सकती थी और इसीलिए इसका नाम रूपकुंड पड़ा। इस रूपकुंड का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है यहाँ पड़े सैकड़ों नर कंकाल।
इनके बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि सबसे पहले 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल ने इन कंकालों को देखा था। उसके बाद इन कंकालों पर कई बार स्टडी की गई और अलग अलग थ्योरीज सामने आई। अब तक यहाँ 600 से 800 कंकाल मिल चुके हैं। एक स्टडी के अनुसार यह कंकाल कई 100 साल पहले के माने जाते हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये कंकाल उन लोगों के हों जो यहाँ तीर्थ यात्रा के दौरान आए हों और बर्फबारी या खराब मौसम के चलते यहीं दबकर मर गए हों। इसके अलावा यहाँ के पुराने लोक गीतों में भी इस रूपकुंड झील का जिक्र है। इन गीतों के अनुसार पता चलता है कि कन्नौज के राजा यश धवल अपनी पत्नी व बाकी सेवकों के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए थे और यहाँ रूपकुंड पहुंच खराब मौसम की चपेट में आकर वो सब यहाँ मर गए। इन कंकालों की स्टडी करते हुए यह भी अनुमान लगाया गया कि यहाँ मारे गए लोगों की हाइट 7 से 8 फीट रही होगी, जो कि यहाँ के लोकल लोगों की हाइट से ज्यादा थी। साथ ही एक थ्योरी में ये भी बताया गया कि ये नरकंकाल एक ही समय के नहीं थे, यानी कि अलग अलग समय पर यहाँ लोग मारे गए। किनारों पर पड़े इन नरकंकालों के अलावा यह भी माना जाता है कि कई नरकंकाल अभी भी झील या उसके आसपास दबे हैं। जब यह झील बर्फ से जमी ना हो तो आप इन्हें देख सकते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि आज से 15-20 साल पहले आप यहाँ पर काफी ज्यादा नरकंकाल देख सकते थे, लेकिन फिर यहाँ आने वाले लोगों ने उन्हें उठाकर इधर उधर कर दिया, जिससे कि यह धीरे धीरे कम होने लगे। एकदम नीला पानी। बीच में तो बहुत बर्फ जमी है। हाँ बाजू बहुत बड़ा बहुत ये तो बहुत बड़ा था ये। हाँ। इससे भी दब गया। अच्छा। उधर से दब गया। एक समय आप इन नर कंकालों के साथ पुराने समय के टूटे फूटे छाते, चप्पल और लंबे बाल भी देख सकते थे। रूपकुंड एक हाई एल्टीट्यूड झील है जो 15.5 से 16,000 फीट की हाइट पर है। इस वजह से यहाँ काफी तेजी से मौसम चेंज होता रहता है। इस झील के आसपास के पहाड़ भी टूटकर इस झील में गिरने लगे हैं। इस लैंडस्लाइड से इस रूपकुंड का साइज काफी कम होने लगा है। भविष्य में यह रूपकुंड दिखेगा भी या नहीं, इसके बारे में कहना मुश्किल है। हम 2 घंटे रूपकुंड पर बैठे रहे। यहाँ और कोई नहीं था। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। बाद में पता चला कि हमारे साथ जो दूसरा ग्रुप बागुबासा में रुका था, उसके 3-4 मेंबर कठिन रास्ते की वजह से रूपकुंड से 2 किलोमीटर पहले ही वापस चले गए थे। सुबह 9 बजे अब हम रूपकुंड से वापस बागुबासा के लिए निकलने लगे।
नीचे जाते हुए जब भी कोहरा क्लियर होता, हम नीचे की पूरी वैली देख सकते थे। थोड़ी देर धूप खिलने के बाद अब नीचे को भी कोहरा मिलने लगा। 9 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह के 6 बजे हो। नीचे को आधे घंटे में ही 3 किलोमीटर का ट्रैक कर हम खड़ी सीढ़ियों के पास पहुंच चुके थे। इन पर चलना भी एक अलग ही एडवेंचर लग रहा था। एक घंटे में अब हम अपने बागुबासा कैंप साइट पहुंच चुके थे और यहां पहुंचकर हमने लंच किया। लंच के थोड़ा देर बाद ही पैकिंग स्टार्ट हो गई। राम सिंह जी और हरेंद्र ने किचन का सामान और बाकी की टीम ने टेंट समेटना शुरू कर दिए। घने कोहरे में ही 10:30 बजे हमने बागुबासा से पातर नचुनिया के लिए अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। आधे घंटे में एक बार फिर से हम कलवा विनायक पहुंच गए। यहाँ पर कुछ लोकल लोग पूजा के लिए आए थे। एक बार फिर हमें थोड़ा प्रसाद खाने को मिल गया। बलवीर जी और त्रिलोक जी मंदिर के पास ही कीड़ा जड़ी ढूंढने के लिए निकल गए और थोड़ी ही देर में उन्होंने मुझे आवाज लगाई। उन्हें एक कीड़ा जड़ी मिल गई थी। मैं उन्हें खड़े पहाड़ पर कीड़ा जड़ी ढूंढते देख थोड़ा शॉक हो गई। कीड़ा जड़ी ढूंढना काफी चैलेंजिंग काम है, लेकिन आज मैंने पहली बार कीड़ा जड़ी को निकालते हुए देखा। ये भी मोटी है यार। कितने अचरज की बात लगती है कि इस हरे सूखे घास के बीच एक घास ऐसी भी होती है जो 12 से 15 लाख रुपए किलो बिकती है। बारह बजे हमने कालू विनायक से आगे का ट्रैक स्टार्ट कर दिया। एक बजे हम वापस पातर नचुनिया पहुंच गए और आज हम यही रुकने वाले थे। अगले दिन साफ मौसम और धूप ने हमारा स्वागत किया। मैं कैंप साइट से थोड़ा हाइट पर चली गई, जहां से हिमालय और आसपास के अच्छे व्यूज दिख रहे थे। आज हमें कोई 12-14 किलोमीटर का ट्रैक कर वापस लोहाजंग पहुंचना था। 8 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया।
मैंने पहली बार कोई 15-16 हजार फीट हाइट का ट्रैक किया था, लेकिन यह ट्रैक एक्सपेक्टेशन से इजी लगा और इसका एक ही रीजन था, वो था रफ्तार एडवेंचर की टीम के लोग। इन 6 दिनों में इन्होंने मेरी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा। अगर कोई ट्रैक सक्सेसफुल होता है तो उसका पूरा क्रेडिट टीम को ही जाता है। एक तरफ बलबीर जी की इस ट्रैक की एक्सपर्टीज, दूसरी तरफ त्रिलोक जी का जज्बा। उन्होंने इस 65-70 किलोमीटर के टोटल ट्रैक को मुझे कहीं भी डिफिकल्ट नहीं लगने दिया। और हमारे कुक हरेंद्र किसी एग्जीक्यूटिव शेफ से कम नहीं थे। इस हाइट पर भी इतना स्वादिष्ट खाना मिल पाना एक लग्जरी ही थी। राम सिंह जी और उनकी सेना ने इस ट्रैक पर शायद सबसे ज्यादा मेहनत की हो। इन बदलते मौसमों में इतनी बड़ी टीम का सामान लाना और ले जाना अपने आप में एक चैलेंज था। शाम को 5 बजे हम एक बार फिर से लोहाजंग में रफ्तार एडवेंचर के होम स्टे पर पहुंच गए।